गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और कल का सेशन जो औरंगजेब की धार्मिक नीति हुई थी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा रह गया था, तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करके फिर हम लोग आ जाएंगे औरंगजेब के समय होने वाले कौन कौन से विद्रोह हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि औरंगजेब के समय जो है विद्रोह शुरू हो गए थे, जो मुगलिया सल्तनत के पतन के क्या बनते हैं, रीजन बनते हैं आगे चलकर। तो मुगल सल्तनत का जब पतन आप पढ़ते हैं तो उसमें से एक रीजन जो है ये भी है कि औरंगजेब के समय कौन कौन से रिवोल्ट, कौन कौन से विद्रोह हुए। जैसे जाटों का विद्रोह है, सिखों का विद्रोह है, बुंदेलों का विद्रोह है, अफगानों का विद्रोह है, सतनामियों का विद्रोह है। तो जितने भी विद्रोह औरंगजेब के टाइम पीरियड में हुए उन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन कल वाले पार्ट में थोड़ा सा शेष रह गया है तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति में क्या क्या चीजें जो है बच गई हैं, रह गई हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। कल हमने औरंगजेब की धार्मिक नीति में आपको ये बताया था कि गैर हिंदू धार्मिक नीति उसकी कैसी थी, यानी हिंदुओं के संदर्भ में उसने कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन पास किए, ठीक है, किन किन चीजों को उसने प्रतिबंधित कर दिया, कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको प्रतिबंधित करने के बावजूद वो व्यवस्थाएं चलती रही, ठीक है। वो इतना ज्यादा कट्टर इस्लामिक हो चुका था कि बच्चों दाढ़ी कितनी लंबी होगी, ठीक है, इस बात को भी वो डिसाइड करने लगा था कि 4 अंगुल से ज्यादा दाढ़ी नहीं होना चाहिए। जो आप पैजामी पहनते हैं, ठीक है, वो भी कितना लंबा होगा इस चीज को डिसाइड करने लगा था, ठीक है। चलिए देखते हैं औरंगजेब की बच्चों धार्मिक नीति में मंदिरों के प्रति उसकी धार्मिक नीति क्या रही, जहां से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। मंदिरों के प्रति उसकी क्या धार्मिक नीति रही। औरंगजेब औरंगजेब की भारतीय मंदिरों के प्रति नीति, भारतीय मंदिरों के प्रति नीति। देखिए, भारतीय मंदिरों के प्रति जब इसकी नीति आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है दोहरी नीति आपको दिखाई देगी। एक तो ये कि औरंगजेब का ये मानना था कि जो प्राचीन मंदिर है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है वो नहीं टूटने चाहिए, ठीक है, वो नहीं टूटने चाहिए। लेकिन ये भी कहता है कि नए मंदिरों का निर्माण भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। औरंगजेब जो है जितने भी हिंदू मंदिर थे या यहूदी धर्म स्थल थे या उनके उपासना स्थल थे या गिरजाघर थे, उनको उनके संबंध में शरीयत शरीयत के मानने वाले लोगों को क्या करता है, हिदायत देता है, ठीक है। और कहता है कि जितने भी प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हिंदू के हों, सिख आपके सिख के हों या जो है आपके पारसी के हों, ठीक है, किसी के भी हों, प्राचीन जो धर्मस्थल हैं उनको बने रहने देना चाहिए, ठीक है। लेकिन नए जो मंदिर हैं उनका निर्माण नहीं होना चाहिए, यानी जो मंदिर लंबे समय से मौजूद है उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन नया मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। अच्छा, इसकी इस घटना का उल्लेख कौन करता है कि औरंगजेब ने ऐसा लिखा है या औरंगजेब ने ऐसा कहा है? तो इस घटना की चर्चा जो है रिचर्ड ईटन करता है। कौन करता है? रिचर्ड ईटन। तो रिचर्ड ईटन किस संदर्भ में करता है? रिचर्ड ईटन जो है ये बताता है कि औरंगजेब का ही स्टेटमेंट है जो वो जहां पर वो बोलता है कि नहीं, जो प्राचीन मंदिर हैं, जो प्राचीन धर्म स्थल हैं, ठीक है, उनको बने देना रहना चाहिए, बल्कि नए का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है रिचर्ड के अनुसार जो है ये बेसिकली जो है आपके बनारस के लिए था, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट औरंगजेब का था, ये पाबंदी जो है मूलतः बनारस के संदर्भ में दिया था। ये कहना है किसका? आपके रिचर्ड ईटन का, कि भाई बनारस के संदर्भ में औरंगजेब ने ये कहा था कि जो प्राचीन धर्मस्थल हैं उन्हें बने देना रहना चाहिए और नए धर्मस्थलों के निर्माण को प्रतिबंधित करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये बच्चों के साथ ही उसने ये भी कहा था कि पुराने पूजा स्थलों की मरम्मत करवाई जा सकती है, क्योंकि इमारत बिना मरम्मत के सुरक्षित नहीं रहती। यह औरंगजेब का मानना है, उसी का स्टेटमेंट है। रिचर्ड ईटन साहब ने यह भी कहा कि औरंगजेब कहता है कि जो प्राचीन इमारत है, ठीक है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बिना मरम्मत के इमारत हमेशा नहीं रह सकती है। इसीलिए उसने क्या किया था, एक फरमान जो है वो बनारस, वृंदावन और जयपुर के मंदिरों के लिए बच्चों क्या किया था, जारी किया था वहां के ब्राह्मणों को, ठीक है, वहां के ब्राह्मणों को जारी किया था कि भाई आप जो आपके पुराने धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों का आप क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो औरंगजेब जो है धार्मिक स्थलों के मरम्मत की बात करता है। अब देखिए यहां पर ज्यादा कट्टर नहीं दिखाई देता, धार्मिक स्थलों के मरम्मत की बात करता है,
ठीक है। अब इसमें जो है आप देखेंगे वृंदावन, ठीक है, वृंदावन, और वृंदावन के साथ जो है आपके जयपुर, जयपुर, और साथ साथ आपका जो है बनारस। ठीक, यहाँ के जो मंदिर हैं, ठीक है, इन मंदिरों की मरम्मत के लिए यहाँ के ब्राह्मणों को उसने क्या किया था, आदेश जारी किया था। ब्राह्मणों को आदेश जारी किया था, क्योंकि हिंदू मंदिरों का जो संरक्षण है वो सामान्यतः बच्चों ब्राह्मणों के हाथ में होता है। ठीक, बेसिकली वो किसके हाथ में होता है, ब्राह्मणों के हाथ में होता है। तो वृंदावन, जयपुर और आपके वाराणसी के ब्राह्मणों को उसने यह फरमान, आदेश जारी किया कि भाई आप अपने धार्मिक स्थलों को क्या करें, उनकी पुनर्मरम्मत करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि उसने बच्चों कटक, कटक कहाँ है, उड़ीसा, कटक, कटक से मेदिनीपुर, ठीक है, कटक से मेदिनीपुर तक उड़ीसा के प्रत्येक शहर के जो स्थानीय हाकिम थे, जो वहां के स्थानीय जो प्रशासक थे, हाकिम थे बच्चों, उनके सारे मंदिरों को नष्ट करने की आज्ञा दी थी। अब देखिए दोहरा चरित्र औरंगजेब में आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं वो मंदिरों को नष्ट करेगा, कहीं कहीं पुनर्मरम्मत की बात करेगा। तो यहां पर तो मरम्मत की बात कर रहा है, लेकिन जब बात आती है कटक से मेदिनीपुर तक, कटक से मेदिनीपुर, कटक से मेदिनीपुर के मंदिरों को जो है नष्ट करने का आदेश देता है, इनको नष्ट करने का आदेश देता है। ठीक है, और वहां के स्थानीय हाकिम को कहता है कि नहीं आप इसे क्या करो, समाप्त करो, इसे नष्ट करो। ठीक है, बच्चों ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। ठीक, वहां के स्थानीय हाकिमों को आदेश देता है कि आप इसे क्या करिए, आप इसे नष्ट करिए, समाप्त करिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कहते हैं गुजरात का जो शोभनाथ मंदिर है, ठीक है, जो कभी मोहम्मद गजनवी के समय आक्रमण का शिकार बना था, उस शोभनाथ मंदिर में पहला ऐसा मंदिर है, कहते हैं गुजरात स्थित शोभनाथ मंदिर सबसे प्रारंभिक मंदिर है जिसे नष्ट किया गया। कब, 1665 में। ध्यान दीजिएगा, एक 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 करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले 1665 में गुजरात के, गुजरात के शोभनाथ मंदिर को नष्ट किया गया। गुजरात के शोभनाथ मंदिर को नष्ट किया। ठीक है, सबसे पहला मंदिर जिसको नष्ट किया, हाँ ये गुजरात का सबसे पहला मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है वह बच्चों 69 में एक आदेश जारी करता है, ठीक है, कि जितने भी काफिर हैं, काफिर मतलब हिंदू, औरंगजेब की नजरों में काफिर कौन है, हिंदू काफिर हैं बच्चों उसकी नजरों में। वो कहता कि काफिरों के सभी शिक्षालय और मंदिर गिरा दिए जाएं, ठीक है, तथा उनके धार्मिक प्रथाओं को दबाया जाए। ये आदेश उसने कब जारी किया, 69 में। ठीक, तो एक तरफ देखिए, अब जब उसने 1669 में, अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एक साल पहले 1668 में औरंगजेब और शिवाजी के बीच क्या होता है, समझौता होता है। औरंगजेब एवं शिवाजी के बीच क्या हुआ, संधि हुआ। और यह संधि जो है, दोनों के बीच जो संधि होती है, यह संधि जो है जसवंत सिंह की मध्यस्थता से हुई थी, जसवंत सिंह की मध्यस्थता से हुई थी। ठीक है, राजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह इसके क्या थे, मध्यस्थ थे। राजा जसवंत सिंह इसके क्या थे, मध्यस्थ थे। ठीक, तो यहां पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, तो शिवाजी और इनके समझौता होता, लेकिन जैसे ही इसने इसने ये आदेश जारी किया कि भाई काफिरों के जो शिक्षा संस्थान यानी इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, और जो मंदिर हैं उनको क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। ठीक, इससे शिवाजी क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ था कि शिवाजी ने तुरंत जो है अटैक किया था, कहां पे, सूरत पे। ठीक है, शिवाजी दोबारा सूरत पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो काफिरों के शिक्षा संस्थान एवं मंदिरों को नष्ट किया जाए, मंदिरों को नष्ट किया जाए। ठीक, मंदिरों को बच्चों क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। तो ये आदेश जैसे ही औरंगजेब ने दिया, इससे बच्चों आपके शिवाजी क्या हो गए, नाराज हो गए। और शिवाजी ने तुरंत जो है, शिवाजी बच्चों तुरंत क्या करते हैं, शिवाजी तुरंत जो है
उन्होंने सूरत आक्रमण का क्या किया, एक्शन लिया। ठीक है, उन्होंने सूरत अटैक किया। ठीक, और सूरत अटैक करके वहां से बड़े स्तर पर उन्होंने धन की क्या की, लूट की। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों आपको याद होगा कि इसी समय 1669 में बनारस के प्रसिद्ध मंदिर बच्चों, जो काफी अभी चर्चा में है, जिसे आप विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर को जो है उसने क्या किया, नष्ट किया। इसी समय एक साल बाद 1670 में वह मथुरा का एक मंदिर है बच्चों, जिसे कटरा केशव मंदिर कहते हैं, उसको नष्ट किया। तो दोनों की तिथि जो है, जैसे 1669 में काशी विश्वनाथ जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर नष्ट किया गया। ठीक, और यहां पर जो है आप जानते हैं बच्चों, अभी जिस मस्जिद को लेकर चर्चा में है उस मस्जिद का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने यहां पर किया। ठीक है, और जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है। इसके बाद अगला जो इन्होंने कदम उठाया वो है 16 का 1670 में इन्होंने मथुरा में कटरा केशव मंदिर, कटरा केशव मंदिर, मथुरा में कटरा केशव मंदिर का, कटरा केशव मंदिर का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, इन्होंने कटरा केशव मंदिर का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, तो कटरा केशव, सॉरी निर्माण नहीं, सॉरी माफ करिएगा, ध्वस्त किया। कटरा केशव मंदिर को बच्चों इन्होंने क्या किया, नष्ट किया औरंगजेब ने। और कहते हैं कि मंदिरों को नष्ट करने के स्थान पर वह क्या करता था, मस्जिदें बनवा देता था। ठीक है, और यहां पर तो बच्चों उसने एक अब्दुल नबी नामक एक कट्टर मुसलमान को फौजदार बनाया था। यहां पर मथुरा में जो है अब्दुल नबी ये फौजदार बना था बच्चों, जो बेहद क्या था, एक कट्टर मुसलमान था। ठीक है, ये कट्टर मुसलमान था। ठीक, और जहां भी मंदिरों को औरंगजेब ध्वस्त करता था वहां पर वो सीधे क्या करता था, मस्जिद का निर्माण करा देता था। ठीक है, वहां पर बच्चों वो क्या करता था, मस्जिद का निर्माण करता था। ठीक, इससे क्या है, दोनों के बीच या दोनों समुदायों के बीच की दूरियां जो है वो लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, तो मथुरा और वाराणसी ये दो धार्मिक केंद्र जो है, जो हिंदुओं के काफी प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र हैं, इनको औरंगजेब क्या करता है, टारगेट करता है। ठीक है, मथुरा का नाम बदलकर उसने इस्लामाबाद रख दिया था। ध्यान दीजिएगा, मथुरा का नाम उसने क्या रखा था, इस्लामाबाद। ठीक है, इसका नाम जो है औरंगजेब ने इस्लामाबाद कर दिया था। ठीक है, इस्लामाबाद आज की डेट में पाकिस्तान में है, आप सभी जानते हैं ना। इस्लामाबाद बच्चों कहाँ है, पाकिस्तान। ठीक, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि कौन सी मस्जिद थे। ठीक, अभी मैं यहाँ पे चर्चा उसकी नहीं करूंगा कि, और वो अभी चर्चा में भी है। ठीक है, वो अभी बच्चों क्या है, चर्चा में भी है। और ये जो मथुरा वाला मंदिर इन्होंने नष्ट किया है, कटरा केशव मंदिर, इसकी चर्चा जो है औरंगजेब के समय लिखी गई मासिरे आलमगीरी में भी है, जो उनका सरकारी इतिहास है। इसके निर्माण, इसके मतलब ध्वस्त करने की चर्चा जो है औरंगजेब के समय लिखे गए ग्रंथ माशरे आलमगीरी, इसमें किया गया है। माशरे आलमगीरी नामक ग्रंथ में इसकी चर्चा है कि औरंगजेब ने मथुरा में क्या किया था, कटरा केशव मंदिर को ध्वस्त किया था। तो इसकी चर्चा बच्चों यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब मंदिरों की पवित्रता को नष्ट करने का उसने एक विशेष आदेश अपने मुहतसिबों को भी दिया था। जो मुहतसिब जो नैतिकता के संरक्षक थे, ठीक है, जो भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करते थे। ठीक, तो मंदिरों की पवित्रता को नष्ट करने का एक विशेष दायित्व उसने मुहतसिबों को बच्चों सौंपा था। जो मुहतसिब उसके राज्य के क्या थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे। और इस कार्य के पर्यवेक्षण के लिए शाही दरबार में एक दरोगा, जिसे महानिदेशक कह सकते हो आप आज की डेट में, उसकी नियुक्ति जो है औरंगजेब ने किया था। ठीक है, यानी मुहतसिब जो है हिंदू धार्मिक केंद्रों को नष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, या उनकी पवित्रता को नष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच के लिए भी उसने एक जो है क्या रखा था, दरोगा का पद बनाया था। ठीक है, तो औरंगजेब जो है हिंदू मंदिरों की पवित्रता, ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि पवित्रता को नष्ट करने के लिए, पवित्रता को नष्ट करने के लिए
हिंदू मंदिरों की पवित्रता को नष्ट करने के लिए मुहतशिब 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 की नियुक्ति किया था। मुहतशिब की नियुक्ति किया। ठीक है, मुहतशिब की नियुक्ति करता है और मुहतशिब इसके पर्यवेक्षण के लिए क्या करता है, एक दरोगा का पद बनाता है। इसके पर्यवेक्षण के लिए दरोगा का पद बनाता है। ठीक है, इसके पर्यवेक्षण के लिए उसने क्या किया, एक दरोगा का पद निर्मित किया था। ठीक है, एक दरोगा का उसने क्या किया, पद निर्मित किया। अभी जितनी भी बातों की बच्चों हमने चर्चा किया वो सब औरंगजेब की धार्मिक नीति को लेकर था। ठीक है, और माना जाता है कि औरंगजेब और भी बहुत सारे मंदिरों को इसने तोड़ा था। जैसे जयपुर के मंदिर की भी चर्चा होती है तो कहते हैं 1680 में, यानी मात्र जो है कुछ सालों बाद जो है 1680 में आमेर, जो जयपुर है बच्चों, आमेर क्या है आज की डेट में, आमेर एक पर्यटन प्लेस है जयपुर का, कभी भी आप जाइएगा। ठीक है, तो आमेर के जस्ट बगल में एक किला है जिसका नाम देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आमेर से थोड़ी दूर पे पड़ता है। ठीक है, नाहरगढ़ का किला। ठीक है, नाहरगढ़ और विजयगढ़। ठीक, तो नाहरगढ़ और विजयगढ़ दोनों आमेर से सटे हुए हैं, एक ही पहाड़ी पे है। ठीक है, अभी वो दोनों सब पर्यटन प्लेस हैं। आमेर के राजा जो थे बच्चों, कहा जाता है कि आमेर जो आज की डेट में जयपुर है, ठीक है, और माना जाता है कि यहाँ के सारे मंदिर अबुतराब द्वारा उसने तुड़वा दिए थे। ठीक है, जयपुर के मंदिरों को अबुतराब के द्वारा तुड़वाया था। जयपुर जयपुर के मंदिर जो है कब तुड़वाया उसने, 1680 में। ठीक है, किससे तुड़वाया था, अबुतराब द्वारा, अबुतराब के द्वारा जो है तुड़वाया था। अबुतराब यहाँ का फौजदार रहा होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक, और यहाँ के मंदिरों को उसने क्या किया, ध्वस्त कर दिया। अच्छा, औरंगजेब की धार्मिक नीति की चर्चा बच्चों भीमसेन जोशी भी करते हैं, जिनको आप भीमसेन सक्सेना करते हैं। ठीक है, भीमसेन जोशी तो अलग है, और बाकी अन्य इतिहासकारों ने भी इसकी चर्चा किया है। ठीक, तो ये तो हमने बात किया बच्चों आपके औरंगजेब के धार्मिक नीति की। हालांकि कुछ चीजें और भी हैं, जैसे मारवाड़ के संदर्भ में, ठीक है, मेवाड़ के राजा के साथ जो युद्ध हुआ उसके संदर्भ में। ठीक है, और साथ साथ जो है आपका, एक सेकंड बच्चों, साथ साथ जो है ठीक है, एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। ठीक, ठीक है, तो ये तो बच्चों औरंगजेब के धार्मिक नीति की चर्चा हमने कर दिया, जो आपका शेष बचा हुआ था। अब अगर हम बात करें कि औरंगजेब के धार्मिक नीति को उत्तर और दक्षिण भारत में यदि बांटा जाए, डिवाइड किया जाए, तो उत्तर और दक्षिण भारत में अगर आप इसके धार्मिक नीति का बच्चों डिवीजन करना चाहें तो उनमें दोनों में बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा। औरंगजेब की जो भी धार्मिक कट्टर नीतियां रही हैं वो सामान्यतः आपको केवल और केवल आपको बच्चों उत्तर भारत में आपको दिखाई देंगी, वो दक्षिण भारत में आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, वो दक्षिण भारत में आपको एकदम नगण्य दिखती हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में जब भी आप औरंगजेब को पढ़ना चाहेंगे तो औरंगजेब को आपको केवल उसकी जो राजपूत नीति, सॉरी, जो उसकी साम्राज्यवादी नीति है उसके संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है,
उसके संदर्भ में ही आप उसकी नीतियों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा दूसरी जो चर्चा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई आज जो हमारा दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा वो रहेगा कहीं आपके औरंगजेब के समय का जो विद्रोह है। ठीक है, औरंगजेब के समय के जो विद्रोह हुए, चाहे वो जाट विद्रोह रहा, चाहे वो सतनामी विद्रोह है या सिख विद्रोह है, इन विद्रोहों को हम देखेंगे कि वास्तव में औरंगजेब के समय ये विद्रोह क्यों हुए, उसका क्या रीजन था। देखिए, माना जाता है बच्चों कि औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सबसे बड़े मुगल साम्राज्य को क्या किया, स्थापित किया। सबसे बड़ा, यानी मुगल सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य बच्चों किसका था, औरंगजेब का था। और औरंगजेब के समय छोटे छोटे राज्यों का उदय भी हो चुका था। कहते हैं कि औरंगजेब के समय जाट, सतनामी, सिख, मराठे, ये एक छोटे छोटे राज्य, मराठे तो काफी बड़े राज्य के रूप में थे। और शिवाजी ने तो औरंगजेब की नाक में दम ही कर रखा था। औरंगजेब शिवाजी को क्या कहता था, पहाड़ी चूहा कहता था। और कहते हैं कि शिवाजी ने इतना परेशान किया औरंगजेब को कि जीवन के 25 वर्ष जो है औरंगजेब को दक्कन में बिताना पड़ा, बुरहानपुर में। और वो उसके राज्य के पतन का एक बड़ा कारण भी रहा, क्योंकि कोई भी सब बादशाह या माने शासक अगर अपनी राजधानी से इतने लंबे वर्षों तक दूर रहता है तो उसके राज्य की सत्ता का संचालन कभी बेहतर हो ही नहीं सकता है। ठीक, और ये एक बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से औरंगजेब का राज्य जो है वो पतन की तरफ बच्चों गया। ठीक है, तो माना जाता है कि औरंगजेब की उत्पीड़नकारी नीतियों के कारण जो है उसके समय इन राज्यों ने क्या किया, विद्रोह किया। जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकार जदुनाथ सरकार हैं, जदुनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब की संकीर्ण और धर्मांध नीतियों के विरुद्ध जो है ये हिंदू प्रतिक्रिया थी। यानी जो विद्रोह हुए मराठों के, सिखों के, जाटों के, ठीक है, उस विद्रोह को आपके जदुनाथ सरकार साहब स्टेटमेंट देते, वो कहते हैं कि जो भी विद्रोह हुए वो विद्रोह जो है औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के खिलाफ हिंदुओं की प्रतिक्रिया है। तो जस्ट अभी हमने इसीलिए आपको धार्मिक नीति के बाद जो है इसको हमने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। ठीक है, तो जदुनाथ सरकार के इस स्टेटमेंट को बच्चों अगर हम माने तो ये कभी एज इट इज ऐसे पूछ सकता है कि भाई ये स्टेटमेंट किसका है। तो यहां पर हम देखेंगे कि औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोह, इनके समय कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए। तो प्रमुख विद्रोहों में आप जो है, प्रमुख विद्रोहों में जैसे जाटों का विद्रोह है, जाटों का विद्रोह है, सिखों का विद्रोह है, मराठों का विद्रोह है, बुंदेलों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, अफगानों का विद्रोह, अफगानों का विद्रोह। ये भाई राजधानी से दूर रहोगे तो ऐसे ही तो विद्रोह होंगे। अफगानों का विद्रोह, राजपूतों का भी विद्रोह है। ठीक है, इसमें जो है आपके राजपूत दुर्गादास, याद होगा अगर नाम बच्चों। ठीक है, तो दुर्गादास ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, उतना ही इसने भी परेशान किया था जितना आपके शिवाजी ने औरंगजेब को बच्चों किया था। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे तो एक लंबा विद्रोह की कड़ी जो है वो आपको इनके समय क्या होगी देखने को बच्चों मिलती है। ठीक है, इनके समय जो है दिखाई देती है। अब जदुनाथ सरकार का जो स्टेटमेंट है जरा सा उसको देखिएगा, क्या उनके स्टेटमेंट को बाकी इतिहासकार भी जस्टिफाई करते हैं। तो जदुनाथ सरकार जी कहते हैं, जदुनाथ सरकार का स्टेटमेंट है, इनके अनुसार ये जो विद्रोह है, ठीक है, जदुनाथ सरकार के अनुसार, ठीक है, औरंगजेब की औरंगजेब औरंगजेब की धर्मांध नीतियों
औरंगजेब के धर्मांध औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया थे। औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के विरुद्ध ये क्या है? हिंदू प्रतिक्रिया है। ठीक, तो यहां पर आप देखें तो ये औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के विरुद्ध जो है ये क्या है? एक हिंदू प्रतिक्रिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो है, अब आप यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कैसे जो है समझा जाए। तो जदुनाथ सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट बच्चों जो है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह आपको सही लगता है? नहीं। देखिए, कहते हैं कि बाकी इतिहासकारों ने इस स्टेटमेंट के विरुद्ध अपना स्टेटमेंट दिया, जैसे इरफान हबीब साहब है। इरफान हबीब साहब बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं। तो इरफान हबीब साहब कहते हैं कि उनका अनुसार, उनका मानना है, इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों के अनुसार बच्चों, विद्रोह तत्कालीन जो कृषि संकट था उसका परिणाम था। ठीक है, इरफान हबीब साहब जो है ये कहते हैं कि ये जो विद्रोह हो रहे हैं ये बेसिकली एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस उत्पन्न हुई जमींदारी सिस्टम के माध्यम से या जागीरदारी व्यवस्था के द्वारा, उस जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था का परिणाम है ये आपका विद्रोह। ठीक है, तो इरफान हबीब का अलग स्टेटमेंट है। इरफान हबीब साहब इसे जो है, इरफान हबीब साहब इसको मानते हैं कि भाई ये कृषि संकट का परिणाम है। इरफान हबीब इसे कृषि संकट का परिणाम मानते हैं। वो कहते हैं कि ये तो कृषि संकट का परिणाम है। उनके अनुसार ये क्या है? कृषि संकट। तो जदुनाथ सरकार का जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह सही प्रतीत नहीं होता। या भाई सबके, देखिए इतिहास मानवीय विषय है तो हर आदमी अपने अनुसार जो है इसका एक आकलन कर सकता है, सभी जो है इसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर जो है आप देख सकते हैं, यहां पर जो है, यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों के अलग अलग क्या है स्टेटमेंट है बच्चों, दोनों के अलग अलग क्या है मत है। ठीक है, और इनका मानना है इरफान हबीब साहब का कि भाई एग्रीकल्चर में जो संकट उत्पन्न हुआ, जो भू राजस्व में जो वृद्धि हुई, ठीक है, करों की दर में जो समय समय पर वृद्धि हुई, स्थानीय शासकों द्वारा जो आम जनता को जो परेशान किया गया, ठीक है, जमींदारों के द्वारा बच्चों, ये सारे रीजन जो है इस विद्रोह के क्या है? कारण है। ठीक है, दूसरा एक बड़े इतिहासकार सतीश चंद्रा साहब भी हैं। सतीश चंद्रा साहब जन विद्रोह की संज्ञा देते हैं। नंबर एक, जितने भी विद्रोह आपने देखा उन सभी विद्रोहों को सतीश चंद्रा साहब जन विद्रोह कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सतीश चंद्रा साहब, ठीक है, इन समस्त विद्रोहों को क्या कहते हैं कि भाई ये तो जन विद्रोह है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जाट, सिख, मराठे, ठीक है, अफगान, सतरामी, सभी शामिल हैं, तो इनको जन विद्रोह कहते हैं। लेकिन आगे वो कहते हैं कि निश्चित ही इनमें धर्म अथवा आर्थिक शोषण की भूमिका। अब यहां पर इन्होंने कंक्लूड कर दिया, इरफान हबीब साहब ने आर्थिक रीजन माना, ठीक है, और जदुनाथ सरकार साहब ने धार्मिक रीजन माना। इन्होंने कहा कि भाई इस जन विद्रोह का जो कारण होगा वो धार्मिक और आर्थिक दोनों होगा। ठीक है, इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि भाई दोनों परेशान मत रहो, दोनों के सिद्धांतों को एक साथ ला देते हैं। धार्मिक और आर्थिक कारण दोनों को इन्होंने मूल कारण मानते हुए ये कहा कि भाई धार्मिक और आर्थिक दोनों नीतियां औरंगजेब की जो है वो इस विद्रोह के लिए क्या रही? रिस्पॉन्सिबल रही। ठीक है, और दूसरी बात, उनका ये कहना है कि ये एक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया है। ठीक है, जाट और सिख जो आंदोलन हुए हैं, ठीक है, ये इस प्रतिक्रिया के माध्यम से एक क्षेत्रीय राज्य का क्या करते हैं? गठन करते हैं। और ये सही बात है कि जाट राज्य उसके पहले तो था नहीं। भरतपुर क्षेत्र आपके राजस्थान का, भरतपुर एक रीजन है जहां पर ये राज्य जाटों की स्थापित हुआ, तो बेसिकली उसके पहले वो राज्य के रूप में तो नहीं था। तो प्रतिक्रिया स्वरूप जो है नए नए कुछ राज्य बच्चों उभर के आए, जिसमें जाट राज्य और सिख राज्य जो है महत्वपूर्ण तौर पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये बात एकदम सही है। तो अब हम चलिए एक एक करके देखते हैं कि वास्तव में इन विद्रोहों का लीडर कौन रहा, क्या उसका रिएक्शन रहा औरंगजेब के लिए, और औरंगजेब जो है उन विद्रोहों को कैसे नियंत्रित कर पाया, या उसके उत्तराधिकारी जो आए उन्होंने कैसे जो है उसे कंक्लूड किया। ठीक है, तो नंबर एक सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों जाट विद्रोह।
जाट विद्रोह, इनका जो क्षेत्र है वो क्या है, वो भरतपुर रीजन क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, भरतपुर जो आपके राजस्थान में यूपी से सटा हुआ है, या आपके वर्तमान राजस्थान में पड़ता है और यूपी से क्या है, सटा हुआ है। ये यूपी से क्या है, सटा हुआ है। ठीक, अब भरतपुर के जाटों के विद्रोह की बात करें तो आपको पता बच्चों, ये आपके यमुना नदी के आसपास पड़ेगा, क्योंकि मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र है, तो ये यमुना नदी के तट पर आपका पड़ेगा। यमुना तट पर अगर आपसे कोई रिवर पूछ ले, कोई नदी पूछ ले, तो बड़ी नदियों में यमुना नदी इनका क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, इसी नदी के दोनों तट पर जो है आपके बच्चों ये क्या है, बसे हुए हैं जाट जो है। ठीक है, और माना जाता है कि मथुरा में भी जाट थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मथुरा है बच्चों, मथुरा में भी जाट थे, केवल भरतपुर में ही नहीं, मथुरा आज भी देखेंगे तो ये बेल्ट पूरा जाटों का है। ठीक है, तो सबसे पहले मथुरा के जाट ही विद्रोह करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मथुरा के जाट विद्रोह करते हैं, और यमुना के तट पर मूलतः ज्यादातर जो है मथुरा के जाट थे। भरतपुर, आप दोनों तटों पर आप कह सकते हैं कि दोनों तटों पर क्या थे, जाट थे, और दोनों में बड़ा ही अच्छा संबंध था। यमुना के दोनों तटों पर जो जाट है, मथुरा के जाट और भरतपुर रीजन के जाट, इन दोनों में बड़े अच्छे बंधुत्व थे बच्चों। ठीक है, और माना जाता है कि इनकी जो परिणति है, ठीक है, इनकी जो परिणति है बच्चों, उनकी छाप में दिखाई देती है, जैसे उनके नेचर में, उनके व्यवहार में दिखती है। उनका जो कद है, आप उनका जीन आप देखेंगे तो लंबाई अच्छी खासी आपको दिखेगी। ठीक है, एक ठीक ठाक मतलब कद काठी उनकी बच्चों काफी अच्छी दिखती है। अब देखिए, बात करें अगर विद्रोह की, तो माना जाता है कि ये काफी लंबा और व्यापक विद्रोह था औरंगजेब के समय का, जाटों का जो विद्रोह हुआ। ठीक है, और मनुची जो औरंगजेब के समय का बच्चों एक विदेशी यात्री है, मनुची यह कहता है कि जाट विद्रोह जो था वो काफी भयानक था औरंगजेब के खिलाफ। जाट विद्रोह की चर्चा मनुची करता बच्चों, ये इसको ध्यान रखिएगा। मनुची जो है ये जाट विद्रोह की चर्चा करता है, जो औरंगजेब के समय हुआ। ठीक है, उसकी चर्चा जो है कौन करता है विदेशी यात्रियों में, तो मनुची करता है। मनुची जो है जाट विद्रोह की चर्चा करता है, यह ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, कहते हैं कि औरंगजेब के शासन के काल में मनुची इसे एक कृषक विद्रोह मानता है। मनुची के संदर्भों में ये क्या है, एक कृषक विद्रोह है। वो कहता है कि जाटों का जो विद्रोह है वो कृषक विद्रोह के रूप में है। दूसरी बात आप देखेंगे, इसके अतिरिक्त जो एक इतिहासकार है जिसका नाम है बच्चों अब्दुल नबी। ठीक है, अब्दुल नबी कहते हैं कि भाई मथुरा का जो फौजदार, अब्दुल नबी जो है, जो लेखक भी हैं और फौजदार भी हैं। ठीक है, तो मथुरा का जो फौजदार है बच्चों, ठीक है, उसने बड़े ही जोश खरोश से अपने राजा यानी औरंगजेब के द्वारा जो आदेश हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का दिया गया था, मूर्ति पूजा को रोकने का जो आदेश दिया गया, अब्दुल नबी, अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक कट्टर मुसलमान था अब्दुल नबी, जिसको यहाँ पर एज ए फौजदार नियुक्त किया गया। अभी पिछले क्लास में, पिछले अभी जस्ट इसके पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो जब उसने जब यहाँ पर एक हिंदू विरोधी कट्टर नीति का अनुपालन उसने शुरू किया, तो अब्दुल नबी के विरुद्ध भी बच्चों ये क्या थी, प्रतिक्रिया थी। ठीक है, चूंकि हिंदू मंदिरों को उसने यहाँ पे क्या किया, नष्ट करना शुरू किया, तो उसके खिलाफ जो मथुरा के जाटों का विद्रोह है वो एक रिएक्शन भी है। ठीक है, माना जाता है कि उसके कार्यों का क्या था, एक रिएक्शन था। हिंदू मंदिर के जो ध्वस्त जो अवशेष थे जो है, उन ध्वस्त अवशेषों के बीच में लाकर उसने एक जामा मस्जिद क्या किया, बना दिया मथुरा में। इससे वहां का जो हिंदू समुदाय था बच्चों, अब्दुल नबी के इस कार्य से जो वहां का हिंदू समुदाय था वो काफी क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि हिंदुओं को लगा कि ये तो उनकी पवित्रता को इन्होंने क्या किया है, नष्ट कर दिया है। और यहाँ के जो किसान थे, जो जाट किसान थे, उनके साथ बच्चों अब्दुल नबी ने बड़ा दुर्व्यवहार किया था। ठीक है, और इस वजह से यहाँ के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो है किसानों ने विद्रोह करने का क्या किया, उन्होंने निर्णय लिया। माना जाता है कि एक छोटी सी घटना बच्चों हुई थी जिसका नाम है बसरा ग्राम। ठीक है, बसरा ग्राम का युद्ध उसे कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि बसरा ग्राम के युद्ध में जो वहां का जो जाट नेता था बच्चों, ठीक है, जिसका नाम क्या था, गोकुल। ठीक है, उसी बसरा ग्राम के युद्ध में फौजदार अब्दुल नबी, जिसके खिलाफ वहां का हिंदू समुदाय बच्चों बहुत ज्यादा एंटी हो गया था, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो गया था, तो उन हिंदुओं का नेता बना वहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम था बच्चों गोकुल। और उसी गोकुल ने अब्दुल नबी की इस कट्टरता भरी जो पॉलिसी, जो कट्टरता भरी नीति का संचालन अब्दुल नबी कर रहा था मथुरा में, ठीक है,
अब्दुल नबी को बसरा ग्राम के युद्ध में जो है 1669 में किसने पराजित कर दिया? गोकुल ने पराजित किया। ध्यान दीजिएगा, अब्दुल नबी, अब्दुल नबी बच्चों जिसको एक फौजदार के तौर पर औरंगजेब ने नियुक्त किया, ठीक है, और यह एक कट्टर मुसलमान था, हिंदू विरोधी नीतियां लागू कर रहा था, ठीक है। इसने क्या किया कि भाई आपके हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, और नष्ट करने के बाद जो है इसने उसी बीच में एक जामी मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिससे हिंदू जो है बेहद क्या हुए? नाराज हुए, ठीक है। और हिंदू किसानों को इसने परेशान किया। उन किसानों का एक नेता निकल कर आया जिसका नाम था बच्चों, इसका नाम था गोकुल, ठीक है। तो किसानों को एक नेता मिला जिसका नाम क्या है? गोकुल नाम है। और गोकुल ने अब्दुल नबी को युद्ध के लिए बच्चों क्या किया? ललकारा। यानी 1669 में एक युद्ध होता है जिसे हम बसरा ग्राम का युद्ध कहते हैं। और इस बसरा ग्राम के युद्ध में, ठीक है, बसरा ग्राम के युद्ध में जो है, जिसमें एक तरफ कौन होगा? गोकुल होगा, और एक तरफ कौन होगा आपका? एक तरफ बच्चों आपका होगा, सॉरी, गोकुल, और एक तरफ अब्दुल नबी। तो अब्दुल नबी को यहाँ गोकुल क्या करता है? पराजित कर देता है। और इस तरह गोकुल जो है जाटों का नेता बनकर बच्चों क्या हुआ? उभरा, और यही जाट राज्य का यानी जाटों का संस्थापक भी बना बच्चों। तो जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? गोकुल को माना जाता है। यही गोकुल जाट राज्य का क्या बनता है? लीडर बनता है, ठीक है। तो जाटों का बच्चों यही आगे चलकर क्या बना? नेता बना। तो बसरा ग्राम के युद्ध में यहां पर बच्चों ये पराजित हो जाता है, ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल का यह प्रथम संगठित बच्चों क्या था? विद्रोह था, ठीक है। माना जाता है कि जाटों का जो विद्रोह है वह औरंगजेब के समय का प्रथम संगठित विद्रोह है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। प्रथम संगठित विद्रोह औरंगजेब के समय का, क्योंकि यहां पर सारे किसान क्या हो गए थे? एक हो गए थे बच्चों। तो ये प्रथम क्या है? संगठित विद्रोह है, पहला संगठित विद्रोह है ये, ठीक है। प्रथम बच्चों संगठित विद्रोह है। इसको नोट डाउन करिए फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो बसरा ग्राम के युद्ध में बच्चों ये हार जाता है, और धीरे धीरे ये विद्रोह जो है आग की तरह बच्चों क्या हुआ? फैल गया, ठीक है। मथुरा के साथ आगरा रीजन में भी इसका विस्तार हुआ, ठीक है। और गोकुल ने जो है छोटे छोटे क्षेत्रों को क्या किया? लूटना शुरू किया। जैसे सादाबाद, सादाबाद बच्चों एक परगना था। सादाबाद परगना को औरंगजेब ने, सॉरी, सादाबाद परगना को गोकुल ने क्या किया? लूटा, ठीक है। और धीरे धीरे जो है ये विद्रोह बच्चों फैलता गया, और माना जाता है कि विद्रोहियों की संख्या जो है लगभग मात्र कुछ समय में ही 20,000, 20,000 क्या होती है? पहुंच जाती है, ठीक है। तो इससे ये फील होता है कि नहीं, गोकुल जो क्षेत्रीय नेता था किसानों का, उसमें एक अच्छी लीडरशिप का क्या होगी? क्वालिटी होगी। बिना लीडरशिप क्वालिटी के कोई इतने बड़े समूह को कैसे एक साथ लीड कर सकता है कि नहीं? तो यहां से जो है उसने एक अच्छी खासी बच्चों अपनी प्रसिद्धि हासिल किया गोकुल ने। और माना जाता है कि तिलपट एक स्थान है, ठीक है, तिलपट नामक स्थान पर जो है उसने एक दोबारा लड़ाई लड़ी बच्चों, किससे? हसन अली खां से, ठीक है। और हसन अली खां ने गोकुल को यहां पर परास्त करके क्या किया? बंदी बना लिया, जो फौजदार था किसका? औरंगजेब का, ठीक है। तो जब यहाँ पे गोकुल, एक इसको नोट कर लीजिएगा ना, भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। हसन अली खां, हसन अली खां ने तिलपत नामक स्थान पर, कहां पर? तिलपत नामक स्थान पर तिलपत नामक स्थान पर हसन अली खां ने तिलपत नामक स्थान पर, तिलपत नामक स्थान पर गोकुल को क्या किया? बंदी बना लिया। गोकुल को क्या किया? बंदी बना लिया, ठीक। अब यहां पे जब बच्चों हसन अली खान ने गोकुल को बंदी बना लिया, तो क्या गोकुल के बंदी होने से क्या ये विद्रोह बच्चों रुक जाएगा? जी नहीं, ठीक है।
माना जाता है कि गोकुल की न केवल यहाँ पर बंदी बनाया गया बल्कि उसकी निशंसता पूर्वक यहाँ पर हत्या कर दी गई। लेकिन जिस आग की ज्वाला को गोकुल ने बच्चों पैदा किया था वह आग की ज्वाला रुकने का नाम नहीं ले सकती थी और उसके बेटे जो गोकुल गोकुल की हत्या करने के बाद इसके बेटों को क्या किया गया, मुसलमान बना दिया गया। चूंकि औरंगजेब ने एक नीति और चलाया था, वो थी धर्मांतरण की नीति। ठीक है, वो लगातार जो है हिंदुओं को क्या बना रहा था, मुसलमान बना रहा था। तो यहां पर मुसलमान बना दिया गया। उसके उसका जो बच्चों कहते हैं कि उस तथा जो बेटी थी, बेटी की शादी एक उच्च गुलाम से कर दी गई। भाई आपने इतना अपमानित किया गोकुल के परिवार को कि आने वाले समय में वो जाट जो है फिर से क्या करेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे। तो माना जाता है कि गोकुल के बेटे को मुसलमान बना दिया आपने, उसकी बेटी का विवाह जो है एक गुलाम से आपने शादी किया उसकी, जो मुसलमान है। ठीक है, तो बेटी की शादी भी आपने एक गुलाम परिवार में करा दिया। ठीक, आपने जो है उसके बेटे को मुसलमान बना दिया। इतना होने के बावजूद भी क्या यह विद्रोह रुका? नहीं। जब औरंगजेब दक्कन की राजनीति में बच्चों व्यस्त थे, ठीक है, जब दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर औरंगजेब रुका हुआ था, क्योंकि दक्षिण में तीन समस्याएं औरंगजेब के समक्ष थी। एक, कुलकुंडा बीजापुर की विजय करना, राज्य का विस्तार करना। दूसरा, उनके लिए समस्या ये थी कि कैसे जो है नियंत्रित किया जाए किसको, मराठों को, शिवाजी को। हालांकि शिवाजी जब 1680 में मृत्यु हो जाते हैं, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद तो फिर इनकी समस्या क्या हुई, साउथ में समाप्त हो गई। बट लेकिन हमेशा मराठे जो है इनको साउथ में क्या करते रहे, परेशान करते रहे। और जब ये दक्षिण में जो है व्यस्त थे, ठीक है, औरंगजेब बच्चों दक्षिण में जब व्यस्त थे, ठीक, उसी समय 1680 में जाटों ने पुनः अपने आप को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। हालांकि गोकुल की हत्या करके ये जाटों को कमजोर तो कर दिए, विद्रोह को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये दक्कन में गए औरंगजेब, उस दक्कन में जाने से, माने जब आप पढ़ते हो कि जागीरदारी सिस्टम कैसे मुगल सत्ता के पतन का कारण बनी, कैसे औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीतियां उसके राज्य के पतन का कारण बनती हैं, तो यही रीजन है कि भाई आप मुगल बादशाह जब राजधानी से दूर जाएगा तो सीधी सी बात है वहां के लोग उसके खिलाफ क्या करेंगे, रणनीति बनाएंगे। तो जाटों ने इसका फायदा उठाया। औरंगजेब जैसे ही दक्षिण गया बच्चों, ठीक है, 1680 में 1680 में औरंगजेब 1680 में औरंगजेब की दक्कन नीति का फायदा उठाकर दक्कन नीति का फायदा उठाकर, ठीक है, औरंगजेब की दक्कन नीति का फायदा उठाकर, ठीक है, जाटों ने फिर से अपने आप को क्या किया, संग्रहित किया। जाटों ने दोबारा खुद को संगठित किया। ठीक है, तो यहां पर औरंगजेब की दक्कन नीति का बच्चों यहां पर फायदा उठाया और फिर से संगठित किया। और 1685 में 1685 में पानी, ठीक है, तो 1685 में दोबारा बच्चों एक नाम उभर कर आता है जिसका नाम है राजा राम। ठीक है, राजा राम जिसे आप क्या कहते हैं, राम चेहरा भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक अन्य नाम जो है राम चेहरा भी है। राजा राम एक दूसरा नेता बन के आता है। ठीक है, 1680 में राजा राम इनका नेता बना और इसे हम राम चेहरा भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है, राम चेहरा। ठीक है, औरंगजेब माने राजा राम का। ठीक, तो यहां पर आप देखें बच्चों, राजा राम जब लीडर बना तो राजा राम ने क्या किया, राजा राम ने बड़े जल्द से जल्द जो है जितने भी जाट थे उन सभी को क्या किया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उनको जो है पूरी तरह से एक कर लेता है। और सिनसिनी और शांधि दो बच्चों क्षेत्र थे जहां इसने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, और माना जाता है कि यहां पर राजा राम जो है बहुत जल्द आगरा, बुरहानपुर, अजमेर, इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने में क्या रहा, कामयाब रहा। यानी गोकुल जो केवल अभी मथुरा तक सीमित था, राजा राम ने इन जाटों की यूनिटी को क्या किया, अन्य क्षेत्रों में फैला दिया। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में जैसे आगरा हो गया, आगरा के साथ बच्चों अजमेर है, बुरहानपुर है,
इन सभी क्षेत्र में जो है उसने क्या किया, इसका विस्तार किया। ठीक है, आगरा, आगरा में तो हाला पहले भी असर था थोड़ा बहुत, बुरहानपुर और आपका अजमेर जो सटे हुए क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने में जो है वो क्या रहा, कामयाब रहा। ठीक है, और माना जाता है कि यहाँ पर जो है उसने यहाँ के सभी लोगों को जो है पूरी तरह उसने लूटना शुरू किया, यानी इस क्षेत्र में जो है उसने लूटपाट भी मचाना शुरू किया। पहले तो यहाँ के लोगों को जोड़ा और इन क्षेत्रों में लूटपाट मचाना शुरू किया, क्योंकि उसको पता था कि जब तक हम आर्थिक रूप से अपने को मजबूत नहीं करेंगे, हम कैसे जो है राज्य को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक व्यापारिक मार्ग भी था। बुरहानपुर जो है दक्षिण पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ इन मार्गों पर उसने लूटपाट मचाना शुरू किया, यानी जो मार्ग आगरा, बुरहानपुर, अजमेर जैसे क्षेत्रों को जोड़ते थे, इन क्षेत्रों को उसने क्या किया, लूटपाट करना शुरू किया। यहाँ के लोगों को अपने से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, और राजस्व अधिकारियों को यहाँ पर उसने परेशान कर दिया। माना जाता है कि यहाँ पर 3 ऐसे क्षेत्र थे बच्चों, एक चकला है, मेवात है। ठीक है, चकला, मेवात और मथुरा। ठीक है, चकला, मेवात और मथुरा के जो परगने थे, ठीक है, वहां पर अपना सैनिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये छोटे छोटे परगने थे, ठीक है, वहां पर अपने सैनिक प्रभुत्व की ये क्या करता है, स्थापना करता है। फिर धीरे धीरे जो है ये अपने जाट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करके उसे आधार बच्चों इसने क्या किया, प्रदान किया। ठीक है, ये वही सूरजमल है जिसने अकबर के मकबरे को बच्चों 1688 में राजा राम ने ही सिकंदरा में अकबर के मकबरे को क्या किया, लूटा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, कि 1600 राजा राम जो है अकबर के मकबरे को लूटा। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपके सिकंदराबाद में है। ठीक है, सिकंदराबाद में बच्चों आपके अकबर का मकबरा है, जिसे ये क्या करता है, लूटता है। ठीक है, और न केवल लूटा कहा जाता है कि उनकी हड्डियां निकाल लिया था ये। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि औरंगजेब ने कट्टर हिंदू विरोधी नीति जो अपनाया था, उसी का बच्चों ये क्या था, रिएक्शन था। ठीक है, उसी का क्या है, ये रिएक्शन है। ठीक, तो माना जाता है कि यहां पर जो है राजा राम जो है पूरी तरह से परेशान करता है। ठीक है, यहाँ के मुसलमानों को इसने भी परेशान किया। मनुची जो एक विदेशी यात्री है औरंगजेब के समय का, वो एक स्टेटमेंट देता, वो कहता है कि वहां लगे कांसे के बड़े दरवाजों को तोड़कर इसने क्या किया था, लूटपाट मचाई थी। ठीक है, यानी राजा राम के इस लूटपाट या सिकंदरा में जो उसने अटैक किया, उसके हमले की चर्चा कौन करता है, मनुची करता है। और मनुची कहता है कि वहां पर जो कांसे के बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे, उनको तोड़कर इसने लूटपाट वहां पे किया। वहां पर सोने चांदी, बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे, जिनको इसने क्या किया, लूट लिया। जो है वहां के बर्तन, वहां की सारी चीजों को इसने लूटा, ये कहता है मनुची। ठीक है, अब कितना सच है कितना नहीं है वो कहना बहुत जो मतलब उचित नहीं है। ठीक है, तो मनुची आप ऐसे इसको ले सकते हैं कि इस लूटपाट के विषय में, इस लूटपाट के विषय में चर्चा कौन करता है, मनुची करता है। ठीक है, तो मनुची ये बताता है, मनुची के अनुसार, मनुची के अनुसार मनुची के मनुची के अनुसार जो है राजा राम ने लूटा। ठीक है, किसको लूटा, सिकंदरा में अकबर के बच्चों मकबरे को लूटा। ठीक है, तो अकबर के मकबरे को इसने क्या किया, लूटा। ठीक, और यहां पर जो है, एक मिनट बच्चों, ये 68 नहीं 88 है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहां पर जो है राजा राम बच्चों पूरी तरह से अपने आप को एक हिंदू समर्थक के तौर पर प्रयोग करता है। ठीक है, और अपने अंदर जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के प्रति जो क्रोध था, उसको उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर क्या किया, उतारा। कहते हैं खोद खोद कर अकबर की हड्डियों को बाहर निकाला और उन्हें क्या किया, जला दिया। ठीक है, तो ये दिखाता है कि एक हिंदू भी कितना ज्यादा
कहीं न कहीं प्रताड़ित था औरंगजेब की क्या मानसिकता से, ठीक है। ईश्वरदास नागर भी इसकी चर्चा अपनी किताब में करते हैं, ठीक है, वो भी इसकी चर्चा बच्चों करते हैं। तो औरंगजेब के समय जाट विद्रोहों में दो नेता आपको दिखाई देंगे, ठीक है। हालांकि जाट विद्रोह में आगे चूड़ामन बदन सिंह भी दिखेंगे, लेकिन वो औरंगजेब के का समय के नहीं है, ठीक है। तो दो नेताओं का दौर जो है वो औरंगजेब के कार्यकाल से है। तो औरंगजेब के समय जाटों के विद्रोह की चर्चा मैंने कर दिया, बाकी विद्रोह की चर्चा बच्चों हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। और अभी आपका जो है एक प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपका प्रैक्टिस सेशन भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक जो है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी को। शुभ रात्रि।